जय हिंद, नमस्कार। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर में। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 में 12वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं बाल अधिकार एवं बाल अधिकारों से संबंधित प्रमुख संरक्षण जो अधिनियम है, बालकों से संबंधित जो अधिनियम है वो पढ़ेंगे। ये वाली क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ ये किसी भी राष्ट्र और समाज के प्रति जो बालकों के संरक्षण से संबंधित है तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बालकों को लेकर के कौन कौन से बालकों को कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, उनको जानेंगे, क्यों जरूरी है, और कौन कौन से अधिनियम है उनको डिटेल से यहाँ पढ़ने वाले हैं। एंड तक, लास्ट तक आप क्लास को आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको याद भी करेंगे, और एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसको आप सही भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाल अधिकार एवं प्रमुख संरक्षण जो अधिनियम है, तो बाल अधिकार में हम देखेंगे बालकों के अधिकारों की क्यों जरूरत पड़ी है। तो किसी भी समाज हो या राष्ट्र हो, उसका भविष्य बालकों पर निर्भर रहता है। यदि बालकों का जो फ्यूचर है सुरक्षित नहीं है या बालकों का विकास सही दिशा में नहीं हो पाता है तो उस समाज और उस राष्ट्र का फ्यूचर भी खराब हो जाता है। इसलिए सरकार का और सभी का बालकों के प्रति ध्यान जाता है कि यदि बालक शिक्षित होंगे और बालकों का सर्वांगीण विकास अच्छा होगा तो हमारा समाज भी सही दिशा में चलेगा और हमारा राष्ट्र भी विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा। तो किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बालकों पर निर्भर करता है। बच्चों की जो वृद्धि और विकास पर ही समाज और राष्ट्र का विकास निर्भर होता है। यदि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों की जो वृद्धि और विकास अच्छा हो रहा है तो समाज और राष्ट्र का विकास भी अच्छा होगा। यदि बालकों का वहां पर शोषण किया जा रहा है और बालकों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं तो वो समाज और उस राष्ट्र का फ्यूचर खराब होने वाला है। बालकों को मानव के रूप में विकसित होने का पूर्ण अधिकार है। जैसे मानव को जो अधिकार दे रखे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को जो अधिकार दे रखे होते हैं, वैसे ही बालकों को भी पूर्ण अधिकार दे रखे हैं। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, हम बालकों के प्रति कैसे व्यवहार करेंगे, बालकों की शिक्षा हो गया और बालकों के स्वास्थ्य आदि पर, उनके जो व्यक्तित्व विकास पर निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हम अवश्य विचार करना चाहिए। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार होते हैं। समाज में जो पिछड़े वर्ग है या कोई सा भी वर्ग ले लेते हैं, जैसे दलितों के लिए कुछ अधिकार होते हैं, महिलाओं के लिए कुछ अधिकार दे रखे होते हैं, वैसे बालकों के लिए भी अधिकार है। ये सही है कि वह आयु में छोटे हैं, छोटे उम्र में है, इसलिए उनके अधिकारों को उनको पता नहीं रहता कि हमारे क्या अधिकार है। तो बालकों की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। यदि उनको अधिकार पता नहीं है और हम उन बालकों के अधिकारों का हम हनन करेंगे, हम अनदेखा करेंगे, तो भैया कहीं ना कहीं हमारा समाज गर्त में जाएगा, हमारे ही समाज का नुकसान होने वाला है। भविष्य के सुखद समाज के लिए यदि आपको समाज और राष्ट्र को अच्छा बनाना है, विकसित करना है, तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। यदि बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी तो ही हमारा प्रगतिशील समाज में बालकों के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति में जागरूक रहता। प्रगतिशील जो समाज है, अच्छा समाज, प्रोग्रेसिव जो समाज है, वो बालकों के विकास संबंधी और बालकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है।
केवल भारत सरकार ही या केवल भारत में ही बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों के अधिकार पर ध्यान नहीं दिया गया। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके साथ भारत सरकार भी बच्चों के अधिकार नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, जो गर्भ अवस्था में रहता है उस समय भी भाई लड़का या लड़की है, ये पहचान संबंधी उनकी सुरक्षा, जन्म के बाद में शिक्षा हो गई, इसका स्वास्थ्य हो गया, भोजन, उसके समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए के अधिकार किसी धर्म, जाति या लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही वो दुनिया में यहाँ आता है, जन्म से ही उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब कौन कौन से अधिकार है जो आगे पढ़ने वाले हैं हम। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार क्या है? जो बालकों को, एक बालक होने के नाते उनको एक अधिकार रहता है, यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो, बालक के अधिकारों का हनन होता है तो उनके जो पेरेंट्स हो गए और जो भी उनको अधिकारों का हनन होता हुआ जो देख रहा है, वो समाज हो जाएगा, सरकार हो जाएगी, राष्ट्र हो जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति उसके जिम्मेदार रहेगा बालकों के अधिकारों का हनन होने पर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आता 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए हैं। 20 नवंबर 1989 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों को जो अधिकार दिए गए हैं, जीने का अधिकार हो गया, उनके सुरक्षा का अधिकार हो गया, उनको बोलने का अधिकार हो गया, उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हो गया, उन सभी को भारत सरकार ने भी स्वीकार किए थे, जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 नवंबर 1989 को कुछ बालकों के अधिकार जो बताए गए थे, उसमें भारत सरकार ने कब सहमति प्रदान की है? तो 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब स्वीकार किए थे? 20 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा जो अधिकार स्वीकार किए थे, से भारत सरकार ने उसे कब सहमति दे दी है? 11 दिसंबर 1992 को। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में बांटा जाता है। कितने प्रकारों में बांटे गए हैं? 4 प्रकार में बांटे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हम देखते हैं, बच्चों के लिए जो पहला अधिकार है, जीवन का अधिकार। बच्चों को जीवन का अधिकार है। इसमें बच्चे के जीने का अधिकार उनके जन्म के पूर्व से ही आरंभ हो जाता है। जब गर्भावस्था में रहता है तब से ही उसको जीने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बच्चे का जीने का जो अधिकार है जन्म से पूर्व आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार है उसको, या जन्म लेने का अधिकार है, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है, उसको बाद में भोजन, जन्म लेने के बाद में उनको भोजन का, रहने का, वस्त्र पाने का जो अधिकार है, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये जीने का अधिकार है। पहला जो बच्चों को अधिकार दिया गया है वो जीने का अधिकार है। और ये अधिकार कब से प्राप्त होता है? तो जन्म से पहले, जब गर्भावस्था में रहता है तब से ही उसको ये अधिकार मिल जाते हैं। दुनिया में नहीं आता उससे पहले ही यहाँ दुनिया में आने का अधिकार है, और न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का, भोजन का, आवास, वस्त्र
और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दूसरा अधिकार कौन सा बच्चों का? तो दूसरा है विकास का अधिकार, उसके सर्वांगीण विकास का, जिसमें शारीरिक विकास भी है, जिसमें मानसिक विकास भी है, बौद्धिक विकास भी है, सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। जिसमें कौन कौन से अधिकार हो जाता है? तो बच्चों को भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक विकास में क्या आता है कि भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब उनके पेरेंट्स, बच्चे के जो अभिभावक हो गए, उनके संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार, देखो सभी आ गए, उनके जो अभिभावक हो गए, उनके संरक्षक हो गए, वो जिस समाज में रहता वो समाज हो गया, विद्यालय हो गया और सभी सरकारें हो गए। सभी बच्चों की देखभाल करें और बच्चों को प्रेम दे, बच्चों का देखभाल करें और बच्चों के प्रति जितना हम प्रेम रखेंगे उतना ही बच्चे में भावनात्मक विकास रहेगा। यदि बच्चों को हम प्रेम नहीं दे, उनको हर बात पर डांटना, पीटना, मारना इस प्रकार से किया जाता है, तो बच्चे का फिर जो भावनात्मक विकास संभव नहीं हो पाता है। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चे को उचित शिक्षा मिलेगी और सीखने के द्वारा उसका जो विकास होगा तो बच्चे का मानसिक विकास होगा। और बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा? बच्चे को मनोरंजन के लिए टाइम मिलेगा, बच्चे को खेल कूद और बच्चे का जो पोषण है ये सब उचित तरीके से होगा तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा। तो बच्चे को पहला जो अधिकार दे रखा है वो है बच्चे को जीने का अधिकार है, सह सम्मान जीने का अधिकार, और जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें होती है वो सब प्राप्त करने का अधिकार रहता है। दूसरा हमने बच्चों का जो अधिकार देखा है वो है विकास का अधिकार। बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, जिसमें कौन कौन जिम्मेदार है? अभिभावक हो गए, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सभी सरकार। तीसरा बच्चों को जो अधिकार मिला हुआ है वो है सुरक्षा का अधिकार। तीसरा अधिकार रहेगा भैया सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार बच्चे को घर हो गया, घर में तथा अन्यत्र सभी जगह उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से बच्चे को संरक्षण का अधिकार है। घर के अंदर और घर के बाहर सभी जगह पर कहीं पर भी बच्चे की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चे का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बच्चे के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण का पात्र है। यदि कोई बच्चा विकलांग है तो फिर और उसको अलग से और अधिकार दिए हुए हैं। यदि कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनको पहले से बच्चे को यदि सीट उपलब्ध नहीं है तो जो विकलांग बच्चे रहते हैं उनको पहले सीट दी जाती है। कोई विकलांग बच्चा है और पानी के लिए बोल रहा है तो सभी का कर्तव्य रहता है कि उनको जो भी चीज की आवश्यकता है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है तो एक मानव धर्म के नाते और बच्चों के अधिकार के नाते ये हमारे को हेल्प करनी चाहिए। और प्राकृतिक यदि कोई आपदा आ जाती है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो सुरक्षा की जाती है वो किनकी की जाती है? तो बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले की जाती है। यदि कोई महामारी आ जाए, बाढ़ की स्थिति आ जाए, ज्यादा बारिश वगैरह और कोई तूफान वगैरह आ रहा होता है तो सबसे पहले स्कूलों में छुट्टियां होती। क्यों? कहते हैं कि ये मार साहब तो ये छुट्टियां कर दी, ये कर दी। ये इसलिए किया जाता है कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हर बच्चे की सुरक्षा पाने का अधिकार है तो सरकार का सबका ये कर्तव्य रहता है
कि सुरक्षा के प्रति हमारी जो प्राथमिकता रहती है प्राकृतिक आपदा में, वो बच्चों की सुरक्षा का है। चौथा जो अधिकार रहेगा वो है हमारा सहभागिता का अधिकार। सहभागिता यानी बच्चे को भी पार्टिसिपेटेट करवाना चाहिए, बच्चे को भी शामिल करना चाहिए। कोई भी चीज फैसले वगैरह ले रहे हैं, बच्चे को बोलने का, हर चीज में भाग लेने का अधिकार है। बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चे की आयु परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। कि बच्चा कह रहा है कि मुझे खेल में रुचि है, मुझे खेलना है, तो उसको खेलने का अधिकार है। वैसे खेलने से तो शारीरिक विकास सभी होता है, तो उनकी ये अलग अलग चीजों में अलग अलग है किस प्रकार से उसकी सहभागिता है। तो यूं समझ लीजिए कि बच्चे को जो भी उसकी डिमांड है, जो भी चीज मांग रहा है, बोलने का सब अधिकार है उसमें। तो हमने 4 अधिकार देखे हैं बच्चों को जो दिए गए हैं। एक जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है, बच्चे का जो विकास का अधिकार है, डेवलपमेंट का, जिसमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक रूप से बच्चे की सुरक्षा का अधिकार है, और सहभागिता, पार्टिसिपेटेड, हर चीज में भाग लेने का अधिकार है, हमारे साथ शामिल होने का अधिकार है। आपके विचार में बच्चों को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, इसकी सूची बनाओ, देखिए, बताना। देखिए आप, और कौन से अधिकार होने चाहिए। बच्चा जब भी कुरकुरे मांगते तब उसको खिलाना चाहिए, जब भी गुल्फी मांगता तब खिलाना चाहिए। कौन कौन से अधिकार और दे, बताना। देखिए आप, अब बात करते हैं बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये सन आप याद रखेंगे, प्रश्न आता है कि बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब आया है, तो 1986 में। जो बच्चे जिनको विद्यालय में रहना चाहिए, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, वो बच्चे स्कूल में न जाकर के शिक्षा प्राप्त न करके अपने कुछ प्रलोभन या लोभ के खातिर उनको हम कल कारखाने में या कहीं पर भी उसको काम पर भेज देते हैं, जिससे बच्चा जो है एक तो शिक्षा से वंचित रह जाता है, दूसरा उनका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सरकार ने एक अधिनियम लाया था भारत सरकार के द्वारा, बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। बालक श्रम सभी विकासशील समाज की समस्या है, जिसमें जहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, उनमें क्या होता है कि बच्चों को भेज देते हैं। छोटे बच्चे जो भी है जाते हैं, 4,000 5,000 रुपये महीने के लेके आ जाते हैं, तो उनके परिवार का सबका जो खाना वाना सब चलता रहता है उससे। तो ये कि विकासशील जो समाज रहता है उनकी बहुत बड़ी समस्या है बालक श्रम। कम उम्र में ही बच्चों को होटलों में, कारखानों में वहां भेज देते हैं। और भारत की विशिष्ट परिस्थितियां, खेती से लेकर के कारखानों तक उत्पादन लागत कम करने के लिए बाल श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। ठीक है, खेती में और कारखाने में वहां पर बच्चों को काम पर रखा जाता है तथा इन स्थलों पर बालकों का शोषण किया जाता है कि उनसे रात भर कई घंटों तक उनसे काम करवाया जाता है, शिक्षा से उनका वंचित किया जाता है। राजस्थान में देखे तो गोटा, जो गोटा वगैरह बनाते हैं, गलीचा, दिया सलाई, पटाखा उद्योग हो गया, ईट उद्योग हो गया, मार्बल की खाने, रंगाई छपाई की इकाइयां, घरेलू कार्य हो गया, घरेलू काम जो झाड़ू पोछा वगैरह, इनमें बच्चों को रखा जाता है। होटल ढाबे में भी बालकों को यहाँ पर काम पर रखा जाता है, प्लेटें वगैरह, थालियां वगैरह धोने करने में। ये सब किस में आते हैं, ये सब बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 पारित कर, उम्र ध्यान रखना, एक तो आप सन याद रखोगे 1986 1986 में आया था। और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर
पूरी तरह से प्रतिबंध कर विनियमित करने का प्रयास किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि आप वहां पर कारखाने में इनमें से काम पर लगवाना, बच्चों का शोषण होता है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार में भी जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 में कौन सा अनुच्छेद 24 बताओ देंगे तो बताएंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कल कारखाने और जोखिम भर जो उद्योग वगैरह होते हैं उन पर कार्य पर रखना गैर कानूनी, ये जो है कानूनी जो है अपराध है, ये कानूनी अपराध है। यदि कोई कार्य पर रखा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर विनियमित करने का प्रयास किया गया है। तो यह अधिनियम इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, पीसीपीएनडीटी। पीसीपीएनडीटी होता क्या है कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसे तकनीकी या हॉस्पिटलों के अंतर्गत उसका लिंग परीक्षण किया जाता है, और कि बच्चा है या बच्ची है। फिर यदि लड़की वगैरह होती है तो उनको गर्भ में ही उनका भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, कोई भी हॉस्पिटल हुआ उसमें भ्रूण हत्या की जो लिंग की जांच नहीं की जाएगी, और उनके पेरेंट्स को यह नहीं बताया जाएगा कि जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। यदि कोई ऐसा जांच करवाता है या कोई जांच करके बता रहा है या इसके लिए कोई प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो यह है पीसीपीएनडीटी। भारत में घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। यह अधिनियम लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व जो बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही निदान तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। कन्या भ्रूण हत्या को एक अपराध घोषित किया गया है। यदि गर्भ में किसी लड़की जो गर्भ में पल रही है, जन्म से पहले ही उसको मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो इसको एक अपराध माना गया है। जो गर्भ में बच्चा है उसका लिंग जांच करवाने या उससे जुड़े हुए कोई विज्ञापन देता है कि हम यहाँ पर भ्रूण का लिंग बताया जाता है या जांच कर लीजिए, ऐसे विज्ञापन देने पर 3 साल से 5 साल की सजा दी जाती है उनको, और 10,000 से लेकर के 50,000 तक जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें 3 से 5 साल की सजा दी जाती है और 10,000 से 50,000 तक जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में ये तकनीकों के द्वारा जो ये जांच की जाती है, लिंग परीक्षण किया जाता है, उसके हॉस्पिटल की मान्यता भी रद्द कर दी जाती है। और राजस्थान सरकार के द्वारा अभी कुछ समय पहले घोषणा की है कि यदि कोई मुखबिर इस प्रकार की सूचना देता है कि फलाने हॉस्पिटल में ऐसे जांच की जा रही है और जो भ्रूण है उसका लिंग की जानकारी दी जाती है, तो फिर उसकी जांच करने पर यदि वो सही पाया जाता है तो मुखबिर को, जो सूचना देने वाला होता है, उसको सरकार 3 लाख रुपए इनाम देता है यदि कोई सूचना ला करके दे देता है तो। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। शुरू में हमने पढ़ा था कि बाल अधिकार अधिनियम जो 2005 हमने देख रहे थे, यहाँ पर
पढ़ा था उसको अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भी स्थापना करेंगे। बालकों के अधिकार के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ है? 2005 में। जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये पूरे केंद्र में, पूरे भारत में इसका सीमा रहेगा और हर राज्य के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जिसके तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई है? 2007 में। किस अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना हुई है? तो हम बताएंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। तो हमारे राजस्थान में इसकी स्थापना कब होती है? तो 2010 में हुई थी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन किया गया है। यह अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, बालकों के अधिकारों का हनन होता है, बालकों का यदि शोषण होता है, तो इस मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बाल न्यायालयों के गठन का भी उपलब्ध करवाता है। बाल न्यायालय बालकों को तुरंत प्रभाव से न्याय मिले और बच्चों के सर्वांगीण विकास, पुनर्वास और कल्याण को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। जो कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है, जिस समय उनके हाथ में किताब होती है, उस टाइम पर बच्चे के हाथों में बिट्टी मांदी और मेहंदी लगा रहे हैं, उनको ससुराल, बच्चियों को ससुराल भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, वो शिक्षा से सब प्रकार से वो पिछड़ जाते हैं। इस उद्देश्य से सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया है। राजस्थान में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसकी दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय औसत दर से भी अधिक है। हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। जब अक्षय तृतीया आती है, आखा तीज आती है, जिस पर सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। ये गरीबी क्यों होता है यहाँ पर ज्यादातर बाल विवाह? तो गरीबी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से और लैंगिक असमानता जैसे कारक यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि लड़की है, कई सारी लड़कियां हैं, तो सबको शादी करवा करके एक साथ भेज देते हैं, बार बार शादी नहीं करनी पड़ेगी। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है, बच्चियां पूरा पढ़ नहीं पाती है, उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनका शारीरिक, मानसिक सब प्रकार से उनका विकास नहीं हो पाता है और व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है, और यदि वो पढ़ लेंगे, शिक्षित होंगे तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो तो, कुछ पढ़े लिखे की नहीं है तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाएंगे, तो आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की कमाने एवं समाज में योगदान की क्षमता कम हो जाती है। उनको केवल घर पर ही खेती बाड़ी का और घर का काम करने जैसे ही समझा जाता। फिर बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं में चिंता, सामाजिक समायोजन की समस्या, फिर वो समाज में सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, फिर उनमें समाज में असुरक्षा की भावना भी फैलती है और अवसाद का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बाल विवाह के जो खतरे हैं, बाल विवाह होता है तो बाल विवाह से फिर सामाजिक, वो उनके समाज में सही तरीके से एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाते हैं और असुरक्षा की भावना भी फैल रहती है और अवसाद में भी
रहते हैं। राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत में बाल विवाह एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है और इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए भारतीय संसद ने 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित कर एक कानून बनाया जो कब लागू हुआ है? 1 नवंबर 2007 से। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू होता है? तो सर 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है। यह अधिनियम बाल विवाह को पूर्ण प्रतिबंध करता है, जिसमें पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और इस बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी आयु से कम उम्र में किए विवाह अमान्य हो रहेंगे और ऐसे विवाह करवाने वाले और विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। सजा मिलती है और यह अधिनियम बाल विवाह पीड़ितों को आवश्यक सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है, समाज में बाल विवाह के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। चलो नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE राइट टू एजुकेशन 2009। बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में, बाल अधिकार संरक्षण 2005 की दिशा में प्रयास करते हुए, आगे बढ़ते हुए हमने हमारी जो संसद है, संसद ने 86वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन कब आता है? तो 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। बच्चों को मौलिक अधिकार दिया। एक अनुच्छेद और जोड़ा है, अनुच्छेद 21A या हिंदी में 21 के को मान्यता मिली है और इस मान्यता के रूप में लागू करके संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और बिना प्रवेश परीक्षा के, यदि एडमिशन के लिए हम जाते हैं, एडमिशन के लिए स्कूल में, वहां पर पहले एग्जाम देना पड़ता है। यदि एग्जाम में हम पास होंगे तो क्लास में हमारे को एडमिशन देते हैं, वरना देते ही नहीं है। तो भैया आरटी कहता है कि क्लास में एडमिशन लेने से पहले कोई आपकी परीक्षा वगैरह नहीं ली जाएगी और आसपास के स्कूल में प्रवेश लेने का आपको अधिकार है। जितना नजदीक आपके विद्यालय होगा उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको वहां पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। गुरुजी के हाथ में डंडा नहीं रहेगा, कोई भी आपको वहां मारेंगे पीटेंगे नहीं। भय मुक्त आपको वहां पर पढ़ाई मिलेगी, आपको कोई शारीरिक दंड वगैरह नहीं है। जिसमें एक धारा है 17, ठीक है, धारा 17, यदि किसी बालक के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरटी धारा 17 कहती है। तो शारीरिक दंड से उसको मुक्त रखने का अधिकार है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व है। किस किस का दायित्व है? कि प्रत्येक बच्चा जो 6 साल से 14 साल के बीच में आ रहा है तो सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार भी और है, उसका भी दायित्व है कि
जो 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था का भार वहन करेगी। भार तो कौन वहन करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। और जहां जहां भी सुविधा नहीं है तो स्थानीय सरकार तुरंत प्रभाव से केंद्र से और राज्य के वहां पर सूचना भिजवा करके वहां पर जो बच्चों की सुविधाएं जो चाहिए होती है सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी रहती है। तो 8वीं तक निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था का भार वहन करेगी। यह अधिनियम बच्चों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, यदि वो बच्चा भले उनकी स्थिति गरीब हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो, कैसी भी स्थिति हो, फिर भी बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी कंडीशन में, आपकी स्थिति अच्छी हो, बुरी हो, मीडियम हो, कैसे भी हो, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चों के साथ समझौता नहीं होगा। बच्चे को 8वीं तक उसको अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी है। इट मीन्स प्राप्त करनी ही है, किसी भी हाल में आप रोक नहीं सकते हैं। आर्थिक सामाजिक स्थिति परवाह किए बिना गुणवत्ता और पूर्ण शिक्षा प्राप्त देने के लिए और उसका सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के दायित्व निर्धारित करता है। विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, ट्रेंड जो वहां पर पात्रता परीक्षाएं वगैरह जो भी जितनी परीक्षा रहेगी उस परीक्षा पास करके शिक्षक आएंगे, गुरुजी आएंगे। साथ जितनी भी भौतिक सुविधाएं हो गई, जैसे बच्चों के लिए क्लासरूम कक्षा कक्ष होंगे, बच्चों के लिए खेल का मैदान रहेगा, बच्चों के लिए अलग से शौचालय रहेगा, पानी पीने के लिए पेयजल आदि व्यवस्था रहेगी। और आरटी 2009 के तहत जितने भी निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, उन प्राइवेट स्कूल में जो प्रारंभिक कक्षा है, प्राइवेट स्कूल जहां से शुरू हो रहा है, यदि वो पहली क्लास से शुरू हो रहा है तो पहली क्लास में, या नर्सरी से शुरू हो रहा है तो नर्सरी क्लास में जितनी भी सीटें हैं, पहली क्लास में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, यदि 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो कुल बच्चों का, जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उसका 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चे या वंचित बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी। उन्हें निःशुल्क प्रवेश का बाध्यकारी प्रावधान है। जिनका जो खर्चा वगैरह है वो कौन वहन करेंगे? सरकार वहन करती है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहां पर प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उन प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा वगैरह मिल रही है वो हमारे बच्चों को प्राप्त हो, तो सरकार कह रही है ठीक है, आप यहाँ पर भी एडमिशन करवा दीजिए, एडमिशन करवा दीजिए। हम आप जितने बच्चे एडमिशन लेंगे पहली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में, 25% बच्चों का जो खर्चा है हम वहन करेंगे। ये हमने पढ़ा था आरटी 2009 है, काफी इंपॉर्टेंट है आरटी 2009, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। और फिर जो हमारा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के, उसमें 11वां कर्तव्य भी और जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें प्रत्येक बच्चे का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक के माता पिता संरक्षक उनको जो एक कर्तव्य दे रखा है कि उन बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दें। और फिर ये जो अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012। पॉक्सो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो यौन शोषण होता है, बच्चों का यौन उत्पीड़न हो गया, यौनाचार और यौन शोषण आदि जो दुराचार, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 आता है। क्या है पॉक्सो एक्ट? इसके अंदर देखते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
ये पारित किया गया है। और पॉक्सो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम भारत में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानून है। ये अधिनियम 18 साल से कम उम्र, पॉक्सो के तहत जो पॉक्सो एक्ट है उसमें 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका यौन उत्पीड़न हो गया, यौनाचार और यौन शोषण आदि जो दुराचार है, दुर्व्यवहार है, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास, जिंदगी भर जेल में रहने का भी दंड का प्रावधान है। ये पॉक्सो में जो दंड का प्रावधान है, यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंधी यौन उत्पीड़न से, यौनाचार से या यौन शोषण किया जाता है तो उनको 3 साल से लेकर के जिस प्रकार का जो अपराध करता, अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा है। कम से कम 3 साल की जेल तो है ही है, 3 साल से लेकर के आजीवन जिंदगी भर तक जेल में रहने की सजा इसमें दे रखी है। यह अधिनियम बच्चों के यौन अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित करता है कि किस किस में हम यौन अपराध समझा जाएगा। जो बच्चों के गुप्तांग वगैरह हैं उस पर भी यदि किसी प्रकार से वो जो होता है ना गुड टच, बैड टच, वो सभी चीजें इसमें विस्तार से बता रखा है। और ऐसा भी हो जाता है कि कोई भी यौन जो पॉक्सो के तहत जिसको अपन खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर पीड़िताओं को भी मारने करने की ऐसी धमकियां वगैरह देते हैं, तो इसमें यह भी बता रखा है कि जहां कहीं भी आप इस प्रकार का अपराध, अघन्य जो अपराध हुआ है, आप उसको न्यायालय की शरण में जाइए, पीड़ितों को सुरक्षा मिलेगी, पुनर्वास और उनको सुनिश्चित न्याय के लिए सख्त प्रावधान करता है। बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को ये सुनिश्चित करता है पॉक्सो एक्ट 2012। नेक्स्ट है किशोर न्याय, बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें क्या होता है तो देखते हैं। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, किशोर न्याय वाला। इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले अनाथ, परित्यक्त और शोषित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल है। जिसमें जैसे कोई बच्चे जिनको जन्म देने के बाद में उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, या कोई सी बच्चे को जन्म दे करके छोड़ करके चले जाते हैं किसी जगह पर, उन बच्चे की देखभाल करना वो इसके अंतर्गत आता है। इस अधिनियम में किशोरों को वयस्क अपराधियों की तरह नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसे इनको कोई छोड़ के चले गए या इनके कोई नहीं है तो वैसे अपराधी प्रवृत्ति के, नो। किंतु 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए गंभीर जघन्य अपराधों के मामले में उन्हें वयस्क की तरह माना जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे कुछ अपराध वगैरह कर लेते हैं, कोई अपराध करता है तो जैसे वयस्क अपराध करता है तो वैसे उनको अपराधी नहीं माना जाता। हो सकता है कि वो गलत संगति में आ गया होगा, इस वजह से कुछ अपराध कर लिया होगा, या कोई विशेष परिस्थिति रही होगी, ना समझ की वजह से कर लिया होगा, तो उनको जो वयस्क को सजा दी जाती है वो सजा नहीं दी जाती उनको, क्योंकि अभी तक उनमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में 16 से 18 साल के जो किशोर होते हैं वो ऐसे गंभीर जघन्य अपराध कर लेते हैं, तो फिर उसको वयस्क अपराध वाले को जो सजा मिलती है वो सजा मिल सकती है, लेकिन सभी में नहीं। तो इस अधिनियम के तहत एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया, जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं कि बच्चे में सुधार किया जा सकता है, ये वापस सुधर सकता है कि नहीं है, और यह अधिनियम बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, इस किशोर न्याय जो अधिनियम है 2015, इसमें एक तो बाल कल्याण समिति जिसमें
बालकों का अधिक से अधिक कल्याण हो, ऐसी जो योजनाएं वगैरह देखभाल और उनके संरक्षण करता है। एक किशोर न्याय बोर्ड इसका भी गठन करता है इस अधिनियम के तहत, और जिसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, इन दोनों का मुख्य कार्य रहेगा कि बच्चों की देखभाल करना, उनके संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, जैसे अनाथ बच्चे हो गए, जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स नहीं हैं, जिनको छोड़ करके चले गए हैं, उनके पुनर्वास और कल्याण का प्रबंधन करना, ये किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के कार्य होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो लागू होती है 29 जुलाई 2020 को। कब लागू हुई है? 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई है, जिसके तहत हमारी नई शिक्षा नीति है। जिन्होंने पुरानी हमारी शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी यानी 2001 के बाद जो पहले वाली थी वो 20वीं सदी की शिक्षा नीति थी। जो पहली शिक्षा नीति थी हमारी राष्ट्रीय पहली शिक्षा नीति 1968, ये पहली शिक्षा नीति है। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986, और फिर इसके बाद हमारी तीसरी जो शिक्षा नीति आ रही है और 21वीं सदी की पहली है 2020। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा ढांचे का तीसरा बड़ा सुधार है। पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा 2020, जो एक विद्यार्थियों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल से लेकर के 6 साल पहले जो थी, वो हमारी शिक्षा नीति जो थी उसमें 6 साल से शुरू हो रहा था कि 6 वर्ष से लेकर के आगे 6 साल के बच्चों को पढ़ना लिखना यहाँ से। अब यहाँ से 6 साल से नहीं है, यहाँ पर नर्सरी से चालू हो गया। प्रारंभिक बचपन की देखभाल से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के उच्च शिक्षा तक फैली हुई है। केवल 12वीं तक ही नहीं देखेंगे हम, उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 प्रमुख स्तंभ है। पहुंच, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, समानता, सभी बच्चे समान रूप से रहेंगे, ऐसा नहीं किसी वर्ग में अलग छूट दे, किसी में नहीं, सबके लिए समान, गुणवत्तापूर्ण, सामर्थ्य उनके इतना भी नहीं है कि आगे जाकर के पढ़ाई पर खर्चा ही नहीं उठा सके। ऐसे परिवार, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चे पढ़ने के प्रति इच्छुक भी है, लेकिन शिक्षा हमारी इतनी खर्चीली है कि हमारे वो समर्थ नहीं है, हम उसमें पैसे लगा ही नहीं पाए। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, सामर्थ्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जवाबदेही, पारदर्शिता की जो चीजें हम लागू कर रहे हैं वाकई में वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो 5 प्रमुख स्तंभ है, कौन कौन से? पहुंच, समानता, गुणवत्ता और सामर्थ्य और जवाबदेही। ये सिद्धांत शिक्षा में अंतर को कम करने, अधिक समावेशी बनाने, जो ये सिद्धांत शिक्षा में अंतर को कम करना और अधिक समावेशी बनाने और छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक जो कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। 21वीं सदी के जो हमारे कौशल है वो विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 भाग है और 27 अध्याय है। 4 भाग और 27 अध्याय है। जो पहला भाग है, 4 भाग में से जो पहला भाग है, उस पहले भाग में अध्याय 1 से लेकर के 8 तक जो 27 अध्याय है, उसमें पहला से 8वां जो अध्याय है वो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। तो स्कूल शिक्षा से संबंधित कौन सा अध्याय है? तो 1 से लेकर के 8 तक। भाग कौन सा? 1। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्कूल शिक्षा में प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा पर ध्यान गया था, और हमारी नई जो शिक्षा की जो संरचना रहेगी 5+3+3+4, ठीक है।
5 3 3 4 ये नई संरचना है। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देगा। मातृभाषा में जिसमें जो बालक शुरू से सीखता है उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन है और रटने की बजाय वैचारिक समझ हो, बच्चे में समझ विकसित हो, रटने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मक तरीके से और आलोचनात्मक सोच पर जोर है। ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बेस रटने पर बना दिया जाए। नई चीज बच्चे के सोच विकसित करो। पहले क्या होता था, जो गणित की बुक्स वगैरह देखी होगी आपने, पहले जो आता था कि ऐसे प्रश्न आता था कि 500 और 300 कितने हो रहे हैं, तो बच्चा इस रट करके देख लेता 800। अब जो नई किताबें आ रही उसमें ऐसे है कि 800 को आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 संख्या बताओ कि जोड़ने पर 800 आ जाए। अब इसका तो क्या है कि एक अभिसारी चिंतन होता है। ये कौन सा है, अभिसारी चिंतन है कि बच्चे का उत्तर केवल एक ही आएगा। अब इस प्रकार के यदि प्रश्न होंगे, 800 के ऐसे टुकड़े करो, 2 संख्या में तोड़ो कि उनके जोड़ने पर 800 आ जाए, तो सब बच्चे के उत्तर अलग अलग होंगे। बच्चा एक उत्तर नहीं बताएगा, बच्चा 4 5 कई सारे उत्तर बताएगा। इस प्रकार के चिंतन को हमें अपसारी चिंतन बोलते हैं। अपसारी चिंतन है तो एक उत्तर नहीं होता है, बच्चे अलग अलग तरीके से सोच करके बताता है, आलोचनात्मक सोचता है और नैतिक विवेक को ये बढ़ावा देता है। तकनीक का इसमें समावेश, टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया और शिक्षकों का सशक्तिकरण इसमें शामिल है, जिसका लक्ष्य है सभी के लिए। जो हमारी शिक्षा नीति, इसका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है सभी के लिए समान समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना। सभी के लिए समान समावेशी शिक्षा और बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को रोकना। होता क्या है कि एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं, जो शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही विद्यालय छोड़ करके चले जाते हैं। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। 2030 तक नर्सरी से लेकर के, प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक जो नर्सरी में एडमिशन लेगा, जो माध्यमिक जो शिक्षा प्राप्त करेगा, तब तक नामांकन 100% रहेगा। एक भी बच्चा स्कूल छोड़ करके नहीं जाएगा। बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान को 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए सुनिश्चित करना है। एथेलन फंडामेंटल नंबरिकल जो है, बच्चे को बुनियादी ज्ञान हो और संख्या ज्ञान होना ही चाहिए। 2025 तक प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ये सुनिश्चित करना है। बच्चों में परीक्षा केवल परसेंटेज और ग्रेडिंग नहीं, बल्कि समझ पर आधारित उनका मूल्यांकन करना है। जो परीक्षा भी रहेगी वो समझ पर आधारित रहेगी। एनईपी 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हर छात्र के लिए एक विशिष्ट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना बनाई है, जिसको हम अपार कहते हैं। अपार का पूरा नाम रहेगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। पूरा नाम ध्यान रखना। अपार का पूछते हैं जब भी कोई भी फॉर्म वगैरह पढ़ रहे कर रहे हैं, या जो भी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसकी एक अपार आईडी बनी हुई रहती है। अपार का नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सभी विद्यार्थियों को इसमें 12 अंक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। इसमें विद्यार्थी से संबंधित समस्त अकादमिक सूचना एक ही जगह पर इसमें मिल जाएगी, जिसे अपार कार्ड नंबर से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आधार कार्ड अपार कार्ड नंबर से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। जो बच्चा 10वीं कब की, 12वीं कब की, कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, कौन कौन से उसने एजुकेशन प्राप्त की, वो सारे अपार कार्ड नंबर से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाल संरक्षण हेतु रक्षा उपाय।
राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग ये कार्य कर रहा है। विभाग का मुख्य कार्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य है बालक के अधिकारों और बच्चों के संरक्षण संबंधित योजनाएं बनाना, कार्यक्रम, नीतियां बनाना और जो भी अधिनियम है उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ठीक है, जिसके तहत कौन कौन से सहयोग प्रदान करती है? इनको सहयोग के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2010 है। जो बाल अधिकार आयोग था, बाल अधिकार जो अधिनियम था 2005, उसके तहत राजस्थान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना कब हो रही है? 2010 में हो रही है। यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों का हनन के मामले में जांच करता है, उसकी सुनवाई करता, साथ साथ बच्चों से जुड़े कानून हो गया, योजनाएं हो गई, उसको लागू करना, निगरानी करना और उसकी समीक्षा करना, ये राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम है। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो अधिकार अधिनियम है 2009 आरटी 2009 वो हो गया। और लैंगिक जो अपराध है पोक्सो 2012 पोक्सो एक्ट से बालकों का संरक्षण अधिनियम आ गया 2012 वाला एक्ट पोक्सो वाला, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की है। तो इसमें इसकी क्या क्या जो जिम्मेदारियां हैं वो देख लिए। अगला है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। इसका क्या काम रहेगा? यह समिति विभिन्न बाल संरक्षण जो कार्यक्रम हो गया, जो भी कानून हो गए, जो भी बालकों से संबंधित है, बाल संरक्षण संबंधी जो नीतियां लागू की जाती है उनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करने के लिए ये उत्तरदायी रहती है। जो भी नीतियां वगैरह कानून बनता है उनको लागू करना रहता है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई है, जिले के अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई है, फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय संरक्षण समिति है, फिर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। इन सब का उद्देश्य क्या रहेगा? बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन करना और बच्चों में और अभिभावकों में बालकों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। यदि किसी भी समय संकट के समय बच्चों को ये आपातकाल नंबर पर कॉल करना रहता है 1098 याद रखना रहता है सभी बच्चों को। जब कभी भी कोई कठिनाई में हो, राज्य में कठिनाइयों से घिरे कोई भी पीड़ित हो गया, अपेक्षित हो गया, कोई लावारिस बच्चा है तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जब भी कोई आपात स्थिति हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये हमने जाना था। चलो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखते हैं पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय में निचली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान पर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षित रखने का प्रावधान है? तो 25% सीटें वो गरीब और वंचित वर्ग के लिए रिजर्व रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है। इससे यदि कम उम्र के बच्चों के जो शादी होती है उसको बाल विवाह माना जाएगा। कौन सा गलत है? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट 2012 बिल्कुल सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2020 ये गलत है, यहाँ 2020 नहीं आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है जो लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में ये लागू होता है। 2020 में तो
हमारी नई शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। बाल अधिकार कौन कौन से हैं? जीने का अधिकार है, उनको स्वास्थ्य का अधिकार है, विकास का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये बाल अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं बता सकते हैं? हमारे जो 5 स्तंभ है, पहुंच है, समानता है, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही, ये 5 स्तंभ है। गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम 1994, पीसीपीएनडीटी कानून लागू का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बच्चों का जन्म से पूर्व ही बालकों का भ्रूण की जांच की जाती है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या ये ज्यादा की जाती थी। तो लिंगानुपात हमारा सही रखने के लिए कि बच्चों जो लड़कियां होती जन्म से पहले उनको मार दिया जाता था, उनको रोकने के लिए ये लाया गया है पीसीपीएनडीटी। ओके, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा से संबंधित प्रावधान वगैरह बताएंगे आप। तो ये था हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाल अधिकार और उससे संबंधित प्रमुख अधिनियम। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी आप सब्सक्राइब के लिए बोलना है। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।